हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु नानक क्लासेस में। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाउस के नियम के अनुप्रयोग जो है उसका जो पहला अनुप्रयोग है, यानी अनंत लंबाई का कोई तार है उसके ऊपर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग है और इसके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2000 जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा उसके अंदर आपको ज़रूर मिलेगा। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें आपको मैं बता देता हूँ। जैसे गाउस का नियम जो होता है वो निर्गत विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है, और निर्गत विद्युत फ्लक्स जो होता है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है ईडीएस कोस थीटा, क्लोज इंटीग्रल ईडीएस कोस थीटा। तो उन दोनों को जब अपन साथ में लिख देते हैं तो उसे अपन गाउस का व्यापक नियम कहते हैं। तो जो आप ये देख रहे हो गाउस का व्यापक नियम, तो अनुप्रयोग में गाउस के अनुप्रयोग में हम इस व्यापक नियम का उपयोग करेंगे और इसी की सहायता से अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, यानी ई ज्ञात करेंगे। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंदर हमें ई का मान ही ज्ञात करना होता है और इसी का उपयोग करते हुए करना होता है। ठीक है, तो अब मान लो आपके सामने यही क्वेश्चन आ जाता है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो आप किस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी इस व्यापक नियम का उपयोग करते हुए आपको करना है। तो अनंत लंबाई का है, यानी आपको लंबाई फिक्स नहीं दे रखी। तो अपन मान लेते हैं कि माना एक जो है एक अनंत लंबाई का एक तार है। अनंत लंबाई का क्या है? एक तार है जिस पर क्यू आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है। क्यू आवेश जो उस पर समान रूप से वितरित है और इसका रेखीय आवेश घनत्व जो है लैम्बडा है। क्या है? लैम्बडा। ये पिछली चीज़ें, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए, तब जाके आप ये डेरिवेशन सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ें पहले से जानते हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये अनुप्रयोग सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो लैम्बडा जो होता है वो रेखीय आवेश घनत्व होता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद में हम इसका डायग्राम बना देते हैं। हमने माना कि ये अनंत लंबाई के लिए मैंने ऊपर से डॉट डॉट लाइन खींच के फिर ये लाइन खींची है और फिर डॉट डॉट, इसका मतलब ये अनंत लंबाई का है, इसकी लंबाई अनंत है। फिर हमने इसके ऊपर समान रूप से क्यू आवेश जो है वितरित है, तो ये प्लस प्लस हमने शो कर दिया, इस पर क्या कर दिया, प्लस प्लस शो कर दिया समान समान दूरी पर, इसका मतलब समान रूप से आवेश वितरित है। फिर क्या किया हमने, इसके मध्य बिंदु ओ नाम दिया, इससे स्मॉल आर दूरी के ऊपर अपन ने एक बिंदु पी मान लिया। एक बिंदु क्या मान लिया अपन ने? पी माना। और इस बिंदु पी पर सबसे पहले अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। गाउस के नियम का अनुप्रयोग जब भी आप करो तो सबसे पहला पॉइंट आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने का होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे अपन बिंदु P पर। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मध्य बिंदु O से समान दूरी पर ऊपर और नीचे अल्पांश लेते हैं, दो अल्पांश लेते हैं, जो अल्पांश भी समान लंबाई के होते हैं। ये भी ds समान क्षेत्रफल के होते हैं, ये भी ds क्षेत्रफल का होता है, ये भी ds क्षेत्रफल का होता है। जब यहाँ से दूरी भी समान है, क्षेत्रफल भी समान है, यहाँ पे भी, तो इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो भी क्या आएगा? समान। तो ये भी विद्युत क्षेत्र DE आएगा और ये भी क्या आएगा? DE। भाई समान दूरी पर है, समान क्षेत्रफल है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या आएगी? समान आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी समान, यहाँ से यहाँ तक दूरी समान, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो DE, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र आएगा D। बात आती है कि दिशा क्या होगी। तो देखो, दिशा के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ से पहले तो ये दूरी बता देते हैं कि ये अल्पांश जो है, इस पर जो भी आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र DE की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पर धनावेश है इस अल्पांश पर, और धनावेश के कारण ये बाहर की ओर होता है। किधर होता है? बाहर की ओर होता है। इसके अलावा ये जो अल्पांश है, ठीक है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, इस पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बाहर की ओर। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया बाहर की ओर होगी। फिर हमने ये जो लाइन है इसको थोड़ा आगे डॉट डॉट करते हुए बढ़ा दिया और हमने मान लिया कि ये लाइन जो है इसके साथ में थीटा कोण बना रही है, तो ये थीटा कोण बना रही है, तो इसको भी अपन ने थीटा कोण मान लिया।
और ये जो मध्य बिंदु वाली लाइन है इसको अपन ने डॉट डॉट करते हुए आगे बढ़ा दिया। जब ये थीटा है तो एकांतर कोण से ये भी थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा। अब आप देखोगे कि डी जो है इस लाइन के साथ में थीटा कोण बना रहा है, तो इसके दो घटक होंगे, एक तो होगा क्षैतिज घटक, एक होगा लंबवत घटक। तो क्षैतिज घटक जो आएगा जिधर थीटा होता है उधर डी कोस थीटा आता है, और जो लंबवत होता है उधर डी साइन थीटा आता है। ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी सेम ऐसा ही होगा, क्षैतिज घटक डी साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे डी कोस थीटा, क्षैतिज घटक तो डी कोस थीटा आएगा और लंबवत घटक डी साइन थीटा आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कैसा आपने निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी होगी, वहां पर देखा होगा। तो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा परिमाण में समान है और विपरीत दिशा में है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ तो होगी नहीं, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस तार के लंबवत होगी, तार के लंबवत, क्योंकि संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ आ रही है, क्षैतिज आ रही है, क्षैतिज दिशा में आ रही है। कौन सी दिशा में आ रही है? क्षैतिज दिशा में। इसको अपन अक्षीय दिशा भी बोल सकते हैं। कौन सी दिशा बोल सकते हैं? अक्षीय दिशा में आ रही है, अक्षीय दिशा में। तो इस तार के कारण, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा आएगी वो इस तार के लंबवत बाहर की तरफ आएगी, लंबवत बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, तो यहाँ से दिशा में पता चल गई कि आप तार ऐसा ले लो, हमेशा इसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर ये ऋणावेश होता तो अंदर की तरफ होती, ये धनावेश है तो अपन बाहर की तरफ लेंगे। और अनुप्रयोग में इसको धनावेश ही माना गया है, इस अनुप्रयोग में इस तार पर जो आवेश है उसको धनावेश ही माना गया है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, बाकी डायरेक्ट भी अपन बता सकते हैं कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की तरफ लंबवत ही होती है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो गाउस के नियम में हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और उससे कितना फ्लक्स निर्गत हो रहा है वो निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं, हम कल्पना करते हैं एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और लंबाई l है। तो हमने ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाया, ये रहा, ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? l, और त्रिज्या कितनी है इसकी? स्मॉल r। ये त्रिज्या कितनी है इसकी? स्मॉल r है। ठीक है, स्मॉल r त्रिज्या है। अब इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के तीन भाग हो गए, एक तो ऊपर वाला वर्ताकार भाग, एक नीचे वाला, और एक ये वक्र पृष्ठ। एक क्या हो गया? ये वक्र पृष्ठ। इसको अपन ने बोल दिया S1, ये S2 और ये S3 बोल दिया। और इसी के बीच में तार, क्योंकि तार के चारों तरफ ही देखेंगे अपन, और गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, ये हम जानते हैं पहले से ही। तो S1, S2 और S3 अपन ने तीन यहाँ पर अलग अलग भाग मान लिए बेलन के। और विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर मैं इस S1 भाग की बात करूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश लूँ, छोटा सा अल्पांश, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर जाएगी, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत, यानी किसी भी पृष्ठ के हमेशा कैसा होता है? लंबवत होता है। तो ये देखो, ये लंबवत गया, ds1 वेक्टर ये लंबवत गया। ऐसे ही आप नीचे देखोगे तो नीचे की तरफ से क्षेत्रफल सदिश हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। और वक्र पृष्ठ पर अगर अपन अल्पांश कहीं पर भी लेते हैं, जैसे मान लो ये वक्र पृष्ठ है, यहाँ पर अल्पांश लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो है वो इसके लंबवत जाएगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री होगा 90 डिग्री। ठीक है, गाउसियन पृष्ठ समझ में आ गया होगा। रिपीट कर देता हूँ, देखो आपको ये तार है, इस पर यह आवेश वितरित है, तो आपको एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेना है और इसके अल्पांश लेना है। इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, और ये अल्पांश, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। इस तरीके से अपने को गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करके ये भाग मानने। गाउस का व्यापक नियम ये होता है, क्लोज इंटीग्रल यानी बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन EDS cos थीटा बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू कितना होगा इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर, हमें ये पता लगाना है। भाई ये तो अनंत लंबाई का था और अनंत लंबाई पर क्यू आवेश वितरित है, हमें तो इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश बताना कितना आएगा। तो ये कितनी लंबाई का है? L लंबाई का है। कितनी लंबाई का है? L लंबाई का है। तो हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर होता है एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, लैम्बडा बराबर Q बटा L। कितना होता है? Q बटा L। बस संपूर्ण आवेश अगर Q है
और एल लंबाई पर है तो लैम्बडा बराबर क्यू बटा एल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्यू गुणा क्यू बराबर में लैम्बडा एल। आप याद कर लेना, जब भी आपको रेखीय तार के लिए बोला जाए, अनंत लंबाई के तार के लिए बोला जाए, तो उस पर सिग्मा क्यू का मान लैम्बडा एल होगा, क्योंकि अनंत लंबाई पर अगर क्यू है तो एल लंबाई पर जो आवेश होगा वो रेखीय आवेश घनत्व गुणा लंबाई लैम्बडा गुणा एल होगा। तो सिग्मा क्यू बराबर लैम्बडा एल होगा। तो हम सिग्मा क्यू की जगह उठा के इसको रखेंगे। और इधर देखो आप, विद्युत क्षेत्र ds1। अब विद्युत क्षेत्र जब सारा इधर जा रहा है तो बेलन के वक्र पृष्ठ से निकलेगा, ऊपर से तो निकलेगा नहीं और नीचे से निकलेगा नहीं। इसको आप स्पष्ट कर सकते हो एंगल से, थीटा बराबर 90 डिग्री है और कोस 90 का मान 0 होता है। यहाँ पर भी कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो इससे विद्युत क्षेत्र 0, इससे विद्युत क्षेत्र 0, तो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो बेलन के वक्र पृष्ठ से आएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठ कौन सा भाग है, S2, तो हमने केवल S2 का ही लिखा है, S2 बराबर ED S2 cos 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री लिख दिया। cos 0 का मान 1 होता है, विद्युत क्षेत्र सभी जगह कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे। क्लोज इंटीग्रल S2 ds2, इसका जो मान होगा, क्योंकि ये बेलन के वक्र पृष्ठ पे है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई RL होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या R है और L लंबाई का है। तो क्लोज इंटीग्रल ds2 2 पाई RL के बराबर होगा। तो इसकी जगह हम 2 पाई RL रखेंगे, रख दिया। इधर लैम्बडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट है। फिर ई के जो गुणा में उसको उधर भेज दो, क्योंकि हमारा काम ई निकालना था ना, अरे ई निकालना था ना, तो ये जो गुणा में उसको उधर भेज दो। तो ई बराबर लैम्बडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट गुणा भाग में गया 1/2 पाई RL, एल से एल कट गया, एल से एल कट गया, क्या बचा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या बचा, ये बचा हमारे पास। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो जब भी कोई न्यूमेरिकल करना हो, लैम्बडा दिया हुआ हो, आर दिया हुआ हो, तो आप ई निकाल सकते हो। लेकिन अगर इसको के रूप में लिखना हो आपको, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में, तो हम जानते हैं के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो ये 2 से गुणा होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और 2 यहाँ आगे आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे, के, और गुणा में क्या है, लैम्बडा, तो 2k लैम्बडा अपॉन आर, क्या हो जाएगा, 2k लैम्बडा अपॉन आर। तो इसके कारण ई का जो मान आया वो 2k लैम्बडा अपॉन आर आया है। किसके कारण, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया है वो आया है 2k लैम्बडा अपॉन आर। कितना है, 2k लैम्बडा अपॉन आर। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, लिखो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लिखकर इसको आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लें, लिख लें इसको। ठीक है, इससे आगे कुछ 1-2 कंक्लूजन निकलते हैं, वो और बता देता हूँ मैं आपको। यानी हमारे पास जो सूत्र आया है, वो सूत्र देखो क्या आया है, E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन आर। तो देखो E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन आर, यही आया है। ठीक, इसको सदिश रूप में लिखना है तो E सदिश होता है, तो इसको आर कैप से गुणा कर दो, ये सदिश रूप में लिखा जाएगा। और यहाँ से स्पष्ट होता है कि ई जो है वो समानुपाती है लैम्बडा के और ई जो है व्युत्क्रमानुपाती है आर के। तो अगर इसके लिए ग्राफ बनाएं तो इसके लिए ग्राफ ये जाएगा और इसके लिए ग्राफ बनाएं तो इसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मान लो आपने यहाँ पे ई ले लिया, यहाँ पे आपने आर ले लिया, यहाँ पे ई ले लिया, तो इसका ये ग्राफ होगा। यहाँ पे लैम्बडा ले लिया, यहाँ पे ई ले लिया, तो इसका ग्राफ ये होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लैम्बडा पर डिपेंड करेगी, ई आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये हो गया आपका गाउस के अनुप्रयोग का पहला भाग, यानी पहला अनुप्रयोग हो गया और ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये मैंने लिखकर इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इससे आपका यानी जल्दी से आप इसको समझ पाएँ और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, इसलिए मैंने लिखकर पहले से ही बता दिया है, लिख लिया था पहले इसलिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा मेथड समझ पसंद नहीं आ रहा हो तो मैं इसका वीडियो जो है यानी शुरुआत से ही बना दूंगा, यानी पहले लिखूंगा नहीं बोर्ड पे। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अनुप्रयोग में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।